फैक्टर्स दैट मे मेक प्लानिंग इफेक्टिव, राइट? ये अभी करना है क्या? यस मैम, इसका 2 हो गया। ओके, ठीक है। तो मतलब रिलायबल फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए हमारा प्लानिंग, यानी प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन रिलायबल फैक्ट्स। जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया या जो भी आपका बेसिस है प्लान करने का, वो जो बेसिस है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। वो जितना एक्यूरेट होगा आपका प्लान उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा, और वो जितना इनएक्यूरेट होगा, जितना उसमें फॉल्ट्स होगा, मिस्टेक होगा, वो उतना ही चांसेस होंगे उस प्लान, अगर उस तरह के डेटा पे वो बेस्ड है तो प्लान फेल कर जाएगा, क्योंकि आपका जो डेटा है जिस पर बेस्ड है आपका प्लान वही सही नहीं है, वही गलत बेस ही उसका गलत है। ठीक है, तो इसीलिए डेटा या इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर, जिसके बेसिस पर आपने प्लान बनाया, दैट शुड बी रिलायबल, दैट शुड बी ट्रू। पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मैंने बताया था कि अगर हम कोई चीज पार्टिसिपेशन के थ्रू करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर लेते हैं अपनी। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करें, उनका भी कमिटमेंट होता है उस प्लान से। अगर ये पार्टिसिपेशन हमने प्लान करते समय नहीं लिया, अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कोई प्लान बनाया और उसको थोप डाला, यानी थोप देने का मतलब सीधा फॉरवर्ड कर दिया, और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, मिड लेवल मैनेजमेंट, उनको बस कहा कि आप फॉलो करिए, हमने प्लान बना दिया है, तो जो कमिटमेंट होगा उस प्लान से वो उतना नहीं होगा, वो डिग्री ऑफ कमिटमेंट अदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का नहीं मिल पाएगा उस प्लान में, जो आप उनके इनकॉर्पोरेशन से, उनके इन्वॉल्वमेंट से आपको मिल सकता था। जब कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और उनका भी आप आइडिया या उनका भी आप मांगते हैं कि आप बताइए किस तरीके से ये काम होना चाहिए, और वो भी अगर कुछ एडवाइस दे रहे हैं, तो फिर वो अपना दिया गया रास्ता या अपना दिया गया सॉल्यूशन को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेगा। इसीलिए पार्टिसिपेशन जरूरी है। अगर पार्टिसिपेशन नहीं होता है तो गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्लान्स ऐसे ही फेल हो जाते हैं, बिकॉज द अदर मेंबर्स आर नॉट फील वेरी मच कनेक्टेड और कमिटेड टू दैट पर्टिकुलर प्लान। ठीक है, ये हमने पढ़ा अभी पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग में, कैसे एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन, क्या ऐसे दूसरे लेवल ऑफ एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन जरूरी होता है प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए। अब हम आते तीसरे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, स्टडीइंग डीपली द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये जो हमने आपको कहा था रिलायबल फैक्ट्स, कहाँ से वो रिलायबल फैक्ट्स कलेक्ट होता है? एनीबॉडी इन द क्लास? इन्वायरमेंट मैम। एनवायरमेंट से ही तो कलेक्ट करना है, बिल्कुल। मैंने कहा था कि गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसीज है वो मान लो जनगणना पे बेस्ड है, तो जनगणना का जो आता है रिकॉर्ड वो कहाँ से होता है? आप घर घर जाकर के कलेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट से कलेक्ट करते हैं। आप कितने लोग यहाँ पे एडल्ट है, कितने लोग बुजुर्ग है, कितने लोग बच्चे हैं, किसको किस तरीके की दिक्कत है, कितने सारी आबादी है जो बेघर है, कितने आबादी है जिनको खाने का दिक्कत है, कितने आबादी है जो अनएम्प्लॉयड है। ये सब डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो आफ्टर स्टडी द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना? और उस डेटा के बेसिस पर गवर्नमेंट का 5 ईयर प्लान डिपेंड करता है कि किसी समय वो स्टडी पे फोकस करते हैं, किसी समय वो गरीबी उन्मूलन पे फोकस करते हैं, किसी समय वो किसी और मुद्दे पर फोकस करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंसस डेटा, राइट? तो ये डेटा कलेक्ट किया आपने, ये जो सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ रिलायबल डेटा है, ये तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ही है। तो इसको जब तक हम अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमें डेटा कहाँ से मिलेगा, तब तक हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? सपोज करो तुम एक बिजनेस करने वाले हो, मान लो तुम अभी, तुम्हें लग रहा है कि भी पैंडेमिक है और लोग सब सामान को लेने के लिए घर तक नहीं पहुंचे, तो आप ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने वाले हो, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स या सर्विसेज आप करना चाहते हो, तो आप एक स्टडी करोगे ना कि इस लोकेलिटी में क्या ऑनलाइन सामान मंगाने वाले लोग हैं या नहीं है, क्या उस लोकेलिटी में सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो मोबाइल यूज करते हैं, जो बिजी होते हैं अक्सर, तो वो ज्यादा मूव नहीं कर पाते हैं, उनका क्लास, उनका अपना काम होता है, ऑफिस होता है, तो इस लोकेलिटी में लोग ज्यादा ऑनलाइन डिमांड करते होंगे, खाना ज्यादा मंगाते होंगे, सामान ज्यादा मंगाते होंगे, जो भी उनकी जरूरत की चीजें वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते होंगे। क्यों? क्योंकि बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग, राइट? तो ऐसे लोगों को ज्यादा टाइम नहीं है बाहर लेके जाने में। आप एक स्टडी करते हो ना, या फिर आप जहाँ हो, जिस परिवेश में हो, वहां पर वो बिजनेस स्टार्ट कर लोगे विदाउट स्टडीइंग द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर डिमांड। ऐसा करेंगे तो फेल हो जाएगा बिजनेस, है ना? गांव में जाकर के हम ऐसे ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन का कोई बिजनेस करे जो ऑनलाइन आपके घर पे सामान भेज देता, तो क्या वो चलेगा?
जल्दी नहीं चलेगा, राइट? नो क्योंकि मैम। वहां ज्यादातर लोग यूज नहीं करते हैं, कुछ लोग मोबाइल यूज नहीं करते, अगर मोबाइल यूज भी करते तो उनको पता नहीं है ऑनलाइन कैसे पेमेंट किया जाए और सामान मंगाया जाए, या फिर दे आर नॉट इंटरेस्टेड, उनको लगता है हमारे बगल में दुकान है, हम कभी घूमते हुए जाएंगे और ले आएंगे। सब अपना अप्रोच है, ठीक है, अपना लाइफ स्टाइल है। तो आप लाइफ स्टाइल को, वहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशन को, वहाँ के टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल सिचुएशन को, वहाँ के डेमोग्राफिक सिचुएशन को, डेमोग्राफिक में लोगों की स्टडी की जाती है, किस तरह के लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, क्या उनका लाइफ स्टाइल है, क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, ये सब हम उसमें पढ़ते हैं। ये सब चीजों पे डिपेंड करता है वो बिजनेस या वो सर्विसेज उस जगह पे चलेगा या नहीं चलेगा। तो आप पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करोगे, तब तो आप उसके हिसाब से अपना बिजनेस कस्टमाइज करोगे ना, जो वहां के लोगों के नीड को सेटिस्फाई कर सके। आपके नीड्स वहां के लोगों के नीड्स को सेटिस्फाई ही नहीं करता अगर आपका बिजनेस, तो क्या फायदा? कितना भी अच्छा बिजनेस प्लान है, कुछ फायदा है? नहीं फायदा है। तो आपके फैक्टर्स जो है अफेक्ट करता है ऐसे प्लान को। अगर आपने बिना स्टडी किए हुए, बिना एनवायरनमेंट को अच्छे से रिसर्च किए हुए आपने कोई बिजनेस चलाया और वो बहुत कंजेनियल नहीं है उस जगह के लिए, बहुत डिमांडिंग नहीं है, तो वो फेल हो जाएगा। अगर है तो बहुत अच्छे से चलेगा आपका वो बिजनेस, बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। तो इसीलिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद एक पॉइंट है अडॉप्टिंग द रेगुलर ट्रेनिंग सिस्टम। ट्रेनिंग सिस्टम क्यों? प्लानिंग के लिए ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, मैं बताती हूँ क्या जरूरत होती है। ट्रेनिंग हम सिर्फ काम सिखाने के लिए नहीं करते हैं। जब भी हम ट्रेनिंग देते हैं, जैसे अभी अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, या फिर हमारे बहुत पुराने पुराने जो टीचर्स हैं हमारे अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, कोचिंग्स में, दे आर वेरी गुड टीचर्स, दे हैव वेरी इनरिच्ड नॉलेज अबाउट देयर ओन सब्जेक्ट्स। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो आज तक अपने जिंदगी में फिजिकल क्लास ही किया, उन्होंने कभी ऑनलाइन क्लास किया ही नहीं। समझ में आया? अब क्या हो गई, ऑनलाइन क्लास करने की जरूरत हो गई। तो वो कैसे करेंगे? आप उनको ट्रेनिंग देंगे कि आप ऑनलाइन क्लास आइए, मैं सिखा देता हूँ कैसे जूम स्टार्ट किया जाता है, कैसे लिंक बनाया जाता है, कैसे रिकॉर्डिंग की जाती है, कैसे अटेंडेंस को यहाँ से निकाला जाता है, सब आप सिखा देते हैं उनको। लेकिन दे आर नॉट कंफर्टेबल इन डूइंग दैट जब तक आप उनको बताएंगे नहीं कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ठीक है, क्या जरूरत है। वो बोलेंगे क्या जरूरत है इतना मुझे सिखाने की, मैं जब खुलेगा, जब 2-3 महीने में नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ, बच्चे आने लगेंगे, मैं तब पढ़ाऊंगा, अभी मैं छुट्टी ले लेता हूँ। समझ में आया? आप उनको बताइए कि क्या जरूरत है। जब आप ट्रेनिंग देंगे तो क्यों ट्रेनिंग देंगे? किसी नए टेक्नोलॉजी पर जब हम किसी को ट्रेनिंग देते हैं या किसी नए चीज के बारे में बताते हैं, क्यों बताते हैं? क्योंकि अपकमिंग टाइम में उसका डिमांड बढ़ने वाला है, उसी तरीके से काम होने वाला है। तो आप ट्रेनिंग देते हो लोगों को, अब जब वो समझ जाएगा कि ये चेंज करना क्यों जरूरी है, ठीक है, once that such kind of teachers, professors understand that no, this is the need of the time, this is the high time that I should know at least how to conduct ऑनलाइन क्लासेस, तो मुझे कम से कम इतना सीख लेना चाहिए जो, क्योंकि अब अगर मुझे अपने इस क्षेत्र में सरवाइव करना है तो मुझे इसके साथ भी कंफर्टेबल होना पड़ेगा। अब वो होल हार्टेडली एक्सेप्ट करेंगे ना इस चेंज को, राइट? समझ में आया? अब वो खुशी खुशी चेंज इस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाए। हाँ भाई हमको सिखा दो, मुझे नहीं आता, मुझे ये भी बता दो, मुझे वो भी बता दो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे प्रोफेशन में अब इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो जब भी आप ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग कर देने का मतलब होता है कि जो जो एम्प्लॉयज है जिसको आप ट्रेनिंग दे रहे हो, वो एक मेंटल एक्सेप्टेंस देता है उस चेंज को, उसको पता है कि परिवर्तन हो गया है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। अब इस परिवर्तन को एड्रेस करने के लिए मुझे भी अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, और वो चेंजेस को हम कैसे अडॉप्ट करेंगे? थ्रू ट्रेनिंग, राइट? इसीलिए कोई भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने से पहले उस प्लान में जिन लोगों को आप हेल्प लेने वाले हैं, जो लोग आपको कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, उनको ट्रेन करिए एक्सेप्टेंस के लिए। तो वो रेजिस्ट करना बंद कर देंगे, वो चेंज का विरोध करना बंद कर देंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे और फिर उस हिसाब से आपके प्लान में कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। वो आसानी से अडॉप्ट कर लेंगे उस चेंज को अपने काम में। समझ में आया या कोई कंफ्यूजन है? समझ में आया? चलिए ठीक है।
अब हम कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट है ये मेकिंग प्लान सिंपल एंड प्रैक्टिकल। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्लानिंग का कि आपका प्लान कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। तुम बैठाओ, सबको बुलाओ, अरे भैया सब लोग आओ, मेरे पास एक प्लान है, हम इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, और तुम देने लगे लेक्चर अपने प्लान के बारे में कि ये करना है, फिर ये करना है, फिर ऐसे करेंगे, फिर वैसे करेंगे। 10 मिनट सब समझने की कोशिश करेंगे क्या बोल रहा है समझू, फिर बोलेंगे भैया तुम्हारा बात हमारे समझ में नहीं आता, हम ये नहीं कर सकते काम, क्योंकि इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड और यू प्रेजेंटेड योर प्लान इन सच ए कॉम्प्लिकेटेड वे कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आपका प्लान सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और रियलिस्टिक तो होना ही चाहिए, प्रैक्टिकल तो होना ही चाहिए। बहुत ज्यादा ओवर एंथुसियास्टिक प्लान नहीं सक्सेसफुल होता है। तो सिंपल एंड प्रैक्टिकल भी एक अच्छे प्लानिंग का फीचर होता है। अगर वो सिंपल है, पीपल विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली, और वो फिर वो काम करने के लिए तैयार हो जाए। ये तो बहुत आसान है, बताओ मुझे क्या करना है, मैं कर दूंगा, है ना। लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपका ये जूम कितना सिंपल है, इसमें आपको क्लास करना है ना, वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली। अगर इसी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देता तो कोई इस फॉर्मेट में क्यों चेंज होता, कोई दूसरा इजी फॉर्मेट हम फाइंड आउट करते। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो क्या हुआ, ये बहुत यूजर फ्रेंडली है, बहुत आसानी से इसको यूज किया जा सकता है, इसीलिए क्या किया हम लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया। उसी तरह अगर प्लान आपका सिंपल है और प्लान आपका रियलिस्टिक है, मतलब प्रैक्टिकल से उसका वास्ता है, वो करना भी संभव है, तो फिर वैसे प्लान्स आसानी से आपके मेंबर्स, टीम मेंबर्स समझ लेंगे और कर देंगे। लेकिन अगर आपका प्लान बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ समझ नहीं आ रहा है किसी को, तो वो कैसे करेंगे, वो कर नहीं पाएंगे, उनको उब जाएंगे वो आपके प्लान से कि क्या प्लान लेके आया पता नहीं। एक दूसरा प्रॉब्लम ही क्रिएट, प्लान हम बनाते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अगर आपका प्लान इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो वो एक अपने आप में एक दूसरा प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो प्लान जब भी फॉर्मुलेट करना चाहिए, प्रैक्टिकल वो तब होगा जब आप अपने रिसोर्सेज को चेक करते हुए बनाएंगे, अपने अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, मनी, मटेरियल, पीपल सबको देखते हुए बनाएंगे, और सिंपल करने की कोशिश करेंगे ताकि ये सब लोगों द्वारा समझा जाए और उसमें कंट्रीब्यूशन मिल सके। कुछ पूछना है तो पूछो। हम लोगों ने फैक्टर्स, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स और नेचर ऑफ प्लानिंग कर लिया। मैं बोलती हूँ अगर इतना आपने कर लिया ना, तो आप अपने मन से इंपॉर्टेंस लिख लेंगे, अपने मन से फैक्टर्स निकाल देंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपने नेचर और प्रिंसिपल पढ़ लिया तो समझ में आया, है ना, मिलता जुलता था ना। टाइम फ्रेम होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, यस मैम। यस मैम। उसके बाद Yes, ma'am. अडेप्टेबल होना चाहिए। तो अगर आपको दो चीज आ गई तो दो चीज आप खुद से भी लिख सकते हो। स्टिल मैंने सब कुछ लिख दिया है, लेकिन बहुत कंफ्यूज मत होना। एग्जामिनेशन हॉल में अगर कंफ्यूज भी होने लगे तो लिख देना। लिखना इस तरह से लगे कि ये इंपॉर्टेंस लिखा जा रहा है, लगे कि अगर प्रिंसिपल लिख रहे हो और नेचर याद है तो प्रिंसिपल ऑफ दिस लिख करके लिखो, समझ में आ जाएगा ये प्रिंसिपल ही लिख रहा है। समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब हम चलते हैं अप्रोच ऑफ प्लानिंग में। अप्रोच ऑफ प्लानिंग का ये आप लोगों के नोट्स में चेक कर लीजिएगा है या नहीं, क्योंकि मैं इसको परसों अपडेट किया है। ये पॉइंट मैंने पहले नहीं दिया था, लेकिन सोचा मैंने इसको दे ही डालती हूँ, जब इतना कुछ पढ़ा ही रहे प्लानिंग पे तो ये क्यों ही हटाना, तो मैंने डाल दिया। तो जस्ट चेक इट, अगर परसों भेजा होगा मैंने या उसके बाद तो होगा, उससे पहले का भेजा हुए में हो सकता ना हो। अप्रोचेज ऑफ प्लानिंग, चार अप्रोच है प्लानिंग के, यानी आप चार अलग अलग तरीके का प्लान चार अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। पहला अप्रोच क्या है? टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच नाम से ही आपको पता चलता है ऑल द डिसीजंस, ऑल द प्लानिंग, ऑल द एक्शन प्लान्स, ऑल द स्ट्रेटजीज आर क्रिएटेड ऑन टॉप लेवल। टॉप लेवल के जो मैनेजर होते हैं वो सारे गोल्स, ब्लूप्रिंट्स, सारे स्ट्रेटजी सभी फॉर्म करते हैं, और फिर क्या करते हैं या अप्रोच ऑफ प्लानिंग का मीन्स मैम इसका तो आप हिंदी में डिफाइन कर दीजिए मैम। अप्रोचेज ऑफ प्लानिंग का मतलब प्लानिंग किस किस तरीके से किया जा सकता है, कौन सा तरीका है प्लान को क्रिएट करने का, क्या क्या तरीका हो सकता है, राइट। तो एक तरीका हो सकता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग करे, वो ब्लूप्रिंट तैयार करे, वो स्ट्रैटेजी डेवलप करे, वो प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करे, और क्या करे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दे दे कि तुम इसको एग्जीक्यूट करो, इम्प्लीमेंट करो। यानी कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट का। समझ में आया? ये समझ में आया? तो ये जो सक्सेस ऑफ सच प्लान जो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा बनाया गया है, उस
प्लान के सक्सेस होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बात पे आ जाएगी कि वो जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो कितने एजुकेटेड हैं, कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, क्या उनकी कैपेबिलिटीज है। इट डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटीज, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। पढ़े लिखे कितने, कितना उनको अनुभव है और कितनी उनकी योग्यता या क्षमता है, इस पर डिपेंड करेगा क्या उस प्लान का सक्सेस होना या फेल होना। ठीक है, आप प्लान जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना रहे हो उस प्रॉब्लम से वो कितना वाकिफ है ना। हो सकता है वो प्लान बना रहा हो लोअर लेवल मैनेज कस्टमर सेटिस्फैक्शन को लेकर के, हो सकता है ना कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इनहांस करने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान बना रहा है। अरे उसको क्या पता कस्टमर का क्या क्या पॉइंट है जहां पर डिससेटिस्फाइड, ये ज्यादा किसको पता रहेगा, किसको पता रहेगा ज्यादा, जो रोज रोज कस्टमर से मिलता है, अरे रोज रोज कस्टमर से इंटरेक्ट करता है, जो कस्टमर को डायरेक्ट सर्विसेज दे रहा है, जो डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो ज्यादा अच्छे से जानता है कि कस्टमर को क्या डिफिकल्टी है। तो ऐसे प्लान्स अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं और उसमें लोअर लेवल मैनेजमेंट को इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो हो सकता है वो प्लान, आप बहुत पढ़े लिखे होंगे लेकिन कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन के बारे में आपको ज्यादा नहीं मालूम है, राइट, तो हो सकता है आपका प्लान गलत हो जाए। नहीं, अगर आप इस फील्ड में भी डील कर चुके हैं और आपको एक्सपीरियंस है कि कस्टमर को कैसे हैंडल कर सकते हैं तो आप फिर बनाइए प्लान, फिर वो चलेगा, वो फिर सक्सेसफुल होगा। तो इसीलिए कहा कि इस प्लान का सक्सेस होना या फेल होना डिपेंड करता है मैनेजर्स के कैपेबिलिटी पे, क्वालिफिकेशन पे, एक्सपीरियंस पे। ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पे बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का, ऑल द Yes, ma'am. डिसीजंस, रिस्पांसिबिलिटीज, अथॉरिटीज आर कंसंट्रेटेड एट टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये समझ में आ गया, तो अब दूसरे पे चलते हैं, बॉटम अप अप्रोच। देखो, टॉप डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर में डिसीजंस लिया, नीचे दे दिया इम्प्लीमेंट करने के लिए, नीचे वालों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है डिसीजन लेते समय, प्लान बनाते समय। अब हो गया बॉटम अप, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है आपका प्लान, यानी कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो इसको बनाती है, वो इस प्लान को प्रिपेयर करती है और इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन प्रिपेयर या इम्प्लीमेंट करने से, प्रिपेयर करने के बाद वो अपने प्लान को टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास भेजती है और उनसे अप्रूवल लेती है। वंस दे गेट अप्रूव, हरी झंडी दिखा दिया कि हाँ ठीक है, अच्छा है, करो इसको, समझ में आया, तो फिर उस प्लान को हम बोलेंगे बॉटम अप अप्रोच। ऐसे कौन से प्लान्स होते हैं, अभी तक आप लोगों ने टाइप्स ऑफ प्लान नहीं पढ़ा है, नहीं बता सकते हैं आप, मैं बता देती हूँ। फंक्शनल या ऑपरेशनल प्लान जो होता है, फंक्शनल या ऑपरेशनल प्लान का मतलब होता है कि जो डेली बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स होता है, एवरीडे या रूटीन प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व करने के लिए लोअर लेवल मैनेजमेंट या एकदम डायरेक्ट जो उस काम को कर रहा है उस फ्रंट लाइन द्वारा अगर कोई सॉल्यूशन निकाला जाता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल या ऑपरेशनल प्लान। जो शॉर्ट टर्म प्लान होता है, डेली के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, साप्ताहिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिसीजंस लिया जाता है लोअर लेवल मैनेजमेंट द्वारा। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, अब कंपोजिट, कंपोजिट का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है मुझे? मिला हुआ। मिला हुआ, अगर तुम इतना जानती हो तो तुम्हें बताने की कोई जरूरत ही नहीं, इसलिए मैं तो वर्ड का मतलब समझ लो। कंपोजिट अप्रोच का मतलब मिला हुआ अप्रोच, जहाँ पे लोअर एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लान को ड्राफ्ट करने के लिए, प्लान को क्रिएट करने के लिए। किस हिसाब से? टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा जो ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है उस ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से अचीव करना है, इसके लिए जो प्लान फॉर्मुलेट किया जाएगा वो टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है ना। वैसे प्लान को हम बोलेंगे कंपोजिट अप्रोच। हर प्लान को क्या करते हैं, बनाने के बाद ये मैनेजमेंट एक डिस्कशन और डिबेट के लिए रखते हैं एक पॉइंट, जहां पे उसको डिस्कस किया जाएगा, उस प्लान के ऊपर डिबेट किया जाएगा, एक मिडिल पाथ चुना जाता है जिससे वो प्लान को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। मिडिल पाथ मतलब बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होगा, फ्लेक्सिबल होगा। ऐसे भी प्लान फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन होने चाहिए, होते नहीं है, होने चाहिए। एक अच्छा प्लान का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो इस तरीके का प्लान जो मिडिल एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाए मिलकर, क्या चीज को ध्यान में रखते हुए, टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स जो डिसाइड किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए कैसे उसको अचीव करना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम प्लान बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट अप्रोच। यानी कि यहाँ पे मिला हुआ एफर्ट है मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल, सॉरी लोअर लेवल का, राइट।
यहाँ तक समझ में आया। और टीम अप्रोच का मतलब है जहाँ पे डिफरेंट फंक्शनल एरियाज के एक्सपर्ट्स, यानी एचआर के एक्सपर्ट्स, आईटी के एक्सपर्ट्स, प्रोडक्शन के एक्सपर्ट्स, फिनेंस के एक्सपर्ट्स, और भी जितना भी है आपका, सारे फंक्शनल एरियाज के एक्सपर्ट्स जो पढ़े लिखे हैं, जो कैपेबल हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, और जिनको काफी पता है कि वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व, उन सब का एक टीम बना दिया जाए, उनको बोले कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कोई रास्ता निकालिए। सच प्लान्स आर अगेन अप्रूव्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, लेकिन प्लान बनाता कौन है? सारे फंक्शनल एरियाज के स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स। उस अप्रोच को बोलते हैं हम टीम अप्रोच। ये समझने में कोई कठिनाई है? नो मैम। किसी को नहीं? गुड। विश्वास, कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो। नो यस नहीं बोलो। मैम नेट 90% उड़ गया। दुख की बात है। रिचार्ज एक तुम लोग क्या करो ना, जब तक घर से पढ़ाई करो ना, मैंने बताया था हम लोग भी यही करते हैं। अगर वर्क फ्रॉम होम होता है तो एक वर्क फ्रॉम होम पैकेज को रिचार्ज करा लो, काफी चलता है। 5-6 क्लास आप आराम से कर सकते हैं, उसमें बच भी जाएगा तुम्हारे फेसबुक व्हाट्सएप के लिए भी, राइट? तो एक करा लो जो महीने भर चलता है। पता नहीं ये जनवरी खा में जाएगा अभी, इस बार में खा जाएगा। 50 GB वो भी खत्म हो जाएगा मैम, आ जाएगा। मैं यही बोल रही हूँ, मैं जानती हूँ ये भी प्रॉब्लम है। तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बार में कुछ कितना 200-220 का कुछ रिचार्ज आता है मेरे ख्याल से, करा लो। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खर्चा पढ़ाई लिखाई पे भी कर देना चाहिए, ठीक है? कर लो, वाईफाई भी नहीं है इधर, नहीं तो तुम्हारा वाईफाई चलेगा, वो महीने भर चलेगा। चलो अब हम आते हैं, क्योंकि ये ऐसे तो सभी बोलेंगे ना विश्वास की मैम नेटवर्क खत्म हो गया। नहीं, आप मुझे अलाउ कर दीजिए ऑफ करने के लिए, और अलाउ ऑन नहीं हो कर गया। सकते। हाँ मुझे मालूम है। चलो अब हम करेंगे क्या? प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ठीक है? प्रोसेस ऑफ प्लानिंग का मतलब होता है, प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज ऑफ एक्टिविटीज व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म टू अचीव एनी गोल, ठीक है? कोई भी प्रोसेस ले लो, कोई भी काम ले लो, उसके लिए हम सीरीज ऑफ एक्टिविटी करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तब जाकर के एक गोल अचीव होता है। एक छोटा सा भी काम हमारा अकम्प्लिश होता है। तो क्या हो सकता है प्रोसेस? सिंपल है। सैंडविच बनाने का प्रोसेस क्या हो सकता है? हु कैन टेल मी? पहले बड़ा पाव, ये तो बड़ा पाव पे चलेगा, मैं सैंडविच बनाने की बात करूं। सिंपल ब्रेड ले लो। चलो अब बताओ, कौन बता सकता है मुझे अच्छे से? कभी बनाए नहीं है मैम। मैम मैगी का खाना ही नहीं पूछिए मैम। बनाने आता है, ये सब नहीं आता। अच्छा चलो मैगी बनाने का बात। स्टफिंग फिर तैयार करना होगा ना सैंडविच के लिए। मैम मैगी मुझे में पानी बताओ। हो गया हाँ बस, चलो मैगी का ले लेते हैं। हाँ चलो फिर क्या हुआ? पानी प्याज पानी और प्याज, मटर, मटर नमक। मटर, नमक, ये तुम्हारा प्रोसेस, मैम ये तो मार्केट से पहले इंग्रेडिएंट्स मैगी है। लाएंगे। सुनो, पहले प्रोसेस बोलना सीखो। व्हाट यू टोल्ड इज जस्ट नेम ऑफ इंग्रेडिएंट्स, कि तुम ये यूज करने वाले, दे आर नॉट प्रोसेस, ठीक है? करोगे क्या क्या बनाने के लिए, क्या लगेगा, वो तो इंग्रेडिएंट्स हो गया। कैसे करेंगे, कौन पहले बता सकता है मार्केट मुझे? से लाएंगे अच्छा ठीक है, मार्केट से लाएंगे, मैगी, ठीक है। फिर उसको फाड़ेंगे। तवा पे गरम करेंगे, तवा पे बनाएगा? बताओ, धर्मवीर बहुत तेज है। तवा पे मैगी बना लेगा, यस, उसका नाम रख देगा तवा मैगी। मैम मैगी जल गया। कोई बता सकता है प्रोसेस? मैं नो पूछ रही मैम। हूँ कुछ आपको नो मैम। समझाने के लिए। मैं मजाक तो नहीं कर रही होंगी ना क्लास में? मैं पूछ नो रही मैम। हूँ वो किसी को नहीं मैम एक मालूम। पैन लेंगे, उसमें पानी गरम करेंगे, उसके बाद मैगी का रैपर फाड़ेंगे, ठीक है, वेरी गुड। उसको बॉयल करेंगे। उसको बोलने उसको दो, बॉयल करेंगे, डोंट हेल्प, या उसको 2 मिनट बॉईल करेंगे। देन जितना इंग्रेडिएंट्स होता है वो उसमें डालेंगे। हम तो ठीक है, सिंपल खाते हैं तो बस ठीक उसका है, मसाला डालेंगे। ठीक है। फिर और उसके बाद 2 मिनट वेट करेंगे, उसको क्या चलाएंगे। देन मैम फिर सर्व करेंगे और खाएंगे। ये बता दिया विश्वास ने, विश्वास का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। कोई और कुछ बताना चाहेगा? कोई एक और स्टूडेंट, बस 2 स्टूडेंट बोलो। मुझे 2 लोगों से ये आंसर चाहिए। क्यों चाहिए मैं बाद में बताऊंगी। बहुत अच्छा है विश्वास, आपने सही तरीके से बोला। मैम पहले पैन को रखेंगे, उसके बाद उसमें पानी डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा उसको बॉईल करेंगे। ठीक है, उसमें फिर मैगी का जो पैकेट होंगे उसके अंदर जो मैगी है उसको उसमें डालेंगे, ठीक है। उसको 2 मिनट तक बॉईल करेंगे, फिर उसको हटा लेंगे,
उसके बाद जो जैसे मैम हम बनाते हैं वैसे हाँ बनाते ओके, मैं इसीलिए पूछ भी रही हूँ क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है। यस। हैं। उसके बाद मैम एक पैन फिर से गर्म करेंगे, उसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे, फिर जितने वेजीज होते हैं वो सब डालेंगे, फिर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर उसमें पानी डालेंगे, मैगी डालेंगे और जितने मसाला वगैरह होंगे वो डालेंगे। उसके बाद अंतिम तक पहुंचो, अंतिम उसके तक बाद पहुंचो। मैम वेट करेंगे उसके बनने तक का, उसके बाद सर्व करके खाएंगे। ठीक है। अब देखो, आप दोनों के प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था। बनाया तो मैगी ही तुमने, लेकिन तुमने पैन लिया, पानी लिया और उसमें मैगी डाल दिया। उसने पैन लिया, पानी लिया, उसको बॉईल किया, फिर मैगी डाला। समझ में आया? तो ये सारे जो एक्टिविटीज है वो आप क्यों कर रहे हैं? ताकि आप मैगी बना सके। अब ये जो एक्टिविटीज है, हाँ, ये जो एक्टिविटीज है इसको प्रोसेस कह सकते हैं। इसको पूरा तो प्रोसेस ही ना, मैगी वो बनाने का प्रोसेस है ये, राइट। अब ये किसी का प्रोसेस बहुत इलैबोरेटेड हो सकता है। तुम्हारे ही क्लास में किसी ने बोला कि पहले दुकान से जाएंगे, मैगी का पैकेट खरीद कर लाएंगे और उसके बाद बनाएंगे। ये भी एक स्टेप हो सकता है, मैं उसके नहीं बोल सक रही हूँ। तो इसका मतलब जब हम मैं आपको ये प्रोसेस पढ़ाएंगे तो ये प्रोसेस मैं आपको 7 स्टेप में विश्वास ने मान लो 5 स्टेप बोला या 6 स्टेप बोला, श्वेता ने 8 स्टेप ऐड कर दिया उसको बनाने में, किसी ने और एक स्टेप कर दिया और किसी ने सिंपल बोला कि पानी बॉईल किया, मैगी डाला, उबाला, मसाला डाला और सर्व करके खा लिया। 5 स्टेप में खत्म हो रहा है एक ही काम, मैगी ही बन रहा है सारे प्रोसेस में, राइट। लेकिन प्रोसेस कैन बी इलैबोरेटेड, प्रोसेस कैन बी ब्रीफ, हो सकता है दोनों चीज, राइट। अब मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ, जब आप प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे किसी बुक में, अगर 2-4 बुक को कंपेयर करिएगा तो आपको किसी में 8 स्टेप्स मिलेंगे, किसी में 7 स्टेप्स मिलेंगे, किसी में 6 स्टेप्स मिलेंगे, किसी में 11 स्टेप्स मिलेंगे। स्टेप्स पे मत जाओ, ठीक है ना। हो सकता है किसी ने एक एक एलिमेंट को अलग अलग बोला हो सकता है किसी ने 2 अलग अलग स्टेप को एक साथ क्लब कर दिया हो सकता है ना, हो सकता है ना ऐसा। तो इससे ये गलत नहीं या सही नहीं होता। बहुत सारे बच्चों के मन में आता है मैम ने इतना ही स्टेप बताया, बुक में तो 12 स्टेप है, 11 स्टेप, या किसी बुक में तो 6 ही स्टेप है। प्रोसेस हो सकता है इलैबोरेटेड फॉर्म में, हो सकता है ब्रीफ फॉर्म में, लेकिन काम वही होगा जो हम अभी बताएंगे आपको, ठीक है ना। क्लियर हुआ? इसलिए मैंने पूछा कि जो सबसे सिंपल चीज है उसका या उसका जब आप प्रोसेस बताते हो तो आप खुद देखिए कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह से उसको डील करते हैं। बन तो एक ही चीज रहा था, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये प्रोसेस ऑफ प्लानिंग किस चीज का है? प्लानिंग का है। प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप्स लेंगे? बीइंग अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मैं एक एक पॉइंट को अब डिस्कस करती हूँ। बीइंग अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज में सबसे पहले जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अब मैं हर जगह बिजनेस कर रही हूँ तो ये मत समझना कि तुम लोग को बिजनेस ही स्टार्ट करना है इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ। ये हम बोल रहे हैं कि कोई भी आदमी जब कोई गोल या कोई एजेंडा या कोई ऑब्जेक्टिव लेके बढ़ता है तो पहले ये देखता है ना कि मेरे ऑब्जेक्टिव के कितने चांसेस हैं सक्सेसफुल होने के। आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं, मान लीजिए आपके घर में आपके पापा हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर नॉर्मल जो हमारा ट्रेडिशनल इतना सारा है एफडी वगैरह या जो भी है बैंक के पास, उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। हम ये फाइंड आउट करते हैं ना कि इस पे इन्वेस्ट करने से हमको फ्यूचर में क्या फायदा होगा। समझ में आया? ये पहले एक बार एक्सेस करते कि नहीं करते। LIC खरीदे या कुछ और खरीदे या बजाज अलियांज में इन्वेस्ट करे, क्या करे, गोल्ड में इन्वेस्ट करे, है ना, या गोल्ड बॉन्ड खरीदे, डायरेक्ट फिजिकल फॉर्म में गोल्ड ना खरीद करके गोल्ड बॉन्ड खरीदे। तो हम क्या करते हैं? अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करते, मतलब क्या चांसेस हैं अभी के सिनेरियो में हमारे इस इन्वेस्टमेंट के फलने फूलने का या फ्लॉप हो जाने का, डूब जाएगा पैसा। समझ में आया? बहुत सारे रिलायंस कैसे फंड से जहाँ पे हमारे फादर लोगों ने इन्वेस्ट किया था और वो जितना इन्वेस्ट किया था उससे कम रिटर्न मिला उनको, तो क्या हुआ? आप सही से अपॉर्चुनिटी को एनालाइज नहीं कर पाए या प्रोडक्ट को समझ नहीं पाए, राइट। तो सबसे पहले कोई भी काम आप करते हैं, आप पहले देखिए कि उस काम के लिए जो अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो फेवरेबल है या नहीं है। समझ में आ गया? इतना समझ में आया? ठीक है। उसके बाद जब फेवरेबल है, अगर आपको पहले पता चल गया अरे अरे नहीं अभी मत करो, रुक जाओ, अभी पैंडेमिक बहुत दिन चलने वाला है, इसमें इन्वेस्ट करोगे पता नहीं कभी कंपनी डूब जाए,
समझ में आया? तो अभी आप रुक जाएंगे, आप कुछ और सोचेंगे। लेकिन अगर आपको लगा नहीं फेवरेबल है, अभी अगर हमने इन्वेस्ट किया तो हमें बहुत फायदा होगा। शेयर्स याद है फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम में सब शेयर्स का रेट बहुत नीचे आ गया था, बहुत नीचे, मतलब जो हजारों में था वो 100 में आ गया था। जिन लोगों के पास उस समय पैसा था उन लोगों ने 100 रुपए में शेयर्स खरीदे, और उसके बाद लॉकडाउन बीता, 5 महीना 6 महीना 7 महीना होते होते 100 रुपए में खरीदे गए शेयर्स के दाम हो गए अगेन 5,000 7,000 8,000 पे पहुंच गया। फायदा हुआ ना, है ना? अगर आपके पास उस समय रहता तो आप कर लेते, क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटी को स्कैन कर लिया था। अब समझ में आया अपॉर्चुनिटी कैसे स्कैन किया जाता है, कैसे समझा जाता है? ठीक है, तो मैं इसीलिए बिजनेस टर्म बोलना भी बंद कर दिया, क्योंकि छोटा छोटा भी गोल होता है जिसको आप फुलफिल कर सकते हैं। तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एग्जिस्टिंग इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चांसेस है कि हमारा ये प्लान अच्छा होगा या फिर फ्लॉप हो जाएगा। यहाँ से आप सेटिस्फाई हो गए तो आप आगे बढ़े। आपने क्या किया, अब आपने गोल सेट किया, ऑब्जेक्टिव्स एस्टैब्लिश किया, ठीक है? अपना उस अपॉर्चुनिटी, अवेलेबल अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर अपना एक गोल सेट किया कि हमको इतना शेयर खरीदना है, इतना इन्वेस्टमेंट करना है इस कंपनी के शेयर पे, ठीक है? एक एग्जांपल लिया हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया, हमारा ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। अब जब हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि हम इतना खरीदेंगे, दिस इज जस्ट एन ऑब्जेक्टिव, अभी हम खरीदे नहीं है, ठीक है ना? सोचे ही है कि खरीदेंगे क्योंकि हमको इससे इतना फायदा होने वाला है। अब कंसिडरिंग द प्लानिंग प्रीमाइसेस, पैसा है इतना जो खरीदोगे शेयर, समझ में आया? बहुत प्रॉफिट तो है, लेकिन अभी क्या अकाउंट में इतना पैसा है कि तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर तुम अपने पापा से लोगे, या फिर तुम किसी फ्रेंड से लोगे कि भाई मुझे 10,000 उधार दो, मैं तुम्हें 1 महीने बाद दे दूंगा। समझ में आ रहा है? आप अपने प्लानिंग प्रीमिसेस को चेक करोगे, यानी अवेलेबिलिटी। प्लानिंग प्रीमिसेस को कंसीडर करने का मतलब है कि आप जिस परिस्थिति में वो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, आप सोचिए कि उस परिस्थिति में आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या हेल्प है, क्या क्या सपोर्ट है, और क्या क्या लिमिटिंग फैक्टर है, कॉन्स्ट्रेंट्स है। याद आ रहा है? सब कुछ रिलेट हो रहा है अभी? हाँ, ये कंसीडर द प्लानिंग प्रीमिसेस का मतलब होता है कंसीडर अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स, कंसीडर अबाउट द लिमिटिंग फैक्टर्स, कंसीडर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कंसीडर अबाउट द टाइम, कंसीडर अबाउट एवरीथिंग यू हैव और यू डू नॉट हैव। यस, जो तुम्हारे पास है। assumption बनाना, अजम्पशंस तो नहीं, अजम्पशंस नहीं बोलेंगे इसको, अजम्पशंस तो होता है मान लेना, ठीक है? हम माने क्यों, हम चेक क्यों ना करें कि हमारे पास ये है और हमारे पास ये नहीं है। समझ में आया? मैं बोल रही हूँ ना कि अगर मान लो तुम्हारा है कि मुझे 10 शेयर या 100 शेयर खरीदना है इस कंपनी का, क्योंकि फ्यूचर बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा रिटर्न आने वाला है, लेकिन यू विल चेक ना, क्या इतने पैसे हैं अभी इन्वेस्ट करने के लिए? चेक करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, अपनी अभी के रियलिस्टिक सिनेरियो को एक बार तौलोगे ना, या ऐसे ही लेकर के कर दोगे? कहीं से लेकर के कर दिया और मान लो डूब गया तो फिर इंसॉल्वेंसी, यस, हो जाएगा। क्या जरूरत है इतना रिस्क लेने की? टेक कैलकुलेटेड रिस्क, राइट? आप अपना प्लानिंग प्रीमिसेस चेक करते हो, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को, लिमिटिंग फैक्टर्स को चेक करते हो। क्लियर हुआ इतना? हम एक एक करके चल रहे हैं, कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। नाउ आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, ठीक है? इसके अलावा पापा से ले ले, पैसा भी अपने पास थोड़ा कम है, पापा से मांग ले, दोस्त से ले ले, बड़े भाई से ले ले, या फिर छोटे मोटे स्मॉल इंस्टीट्यूशन से ले ले, या फिर अपनी कंपनी से थोड़ा एडवांस मांग ले। भूल के भी मत मांगना, पैंडेमिक के समय में कोई नहीं देगा, राइट? लेकिन फिर भी हमने क्या किया, अदर ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि और क्या क्या हो सकता है, हम और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स या गोल सेट कर सकते हैं। अगर 100 नहीं खरीदेंगे शेयर, कम पैसा है, तो 50 विल डू, है ना? ऑल्टरनेटिव कर लिया, 25 कर लिया, 75 कर लिया, 35 कर लिया, जो हमारे हिसाब से हमको लगता है कि ठीक है, हाँ, उतना ही हमने लिया। समझ में आ गया? तो जो ऑल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन है, जो और भी काम हो सकता है, आपने पहले क्या किया, उसको आइडेंटिफाई किया। अभी आपने चुना नहीं है, यू हैव जस्ट आइडेंटिफाइड कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हम यहाँ से उधार भी ले सकते हैं, हम अपनी कंपनी से एडवांस भी ले सकते हैं, हम नंबर ऑफ शेयर्स थोड़ा कम ही खरीद लेते हैं, क्या जरूरत है इतना खरीदने का और उधार लेने का, राइट? दीज आर द ऑप्शंस। पहले आपने ऑप्शंस लिखा, या फिर उसको इवेलुएट, या फिर उसको आइडेंटिफाई किया। ये आइडेंटिफाई यानी पहचानने के बाद क्या और क्या क्या रास्ता है आपके पास इस काम को करने का, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का। व्हाट यू डू, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया,
कंपेयर द ऑल्टरनेटिव्स, आपने सारे ऑप्शंस को आपस में तुलनात्मक अध्ययन बोलते हैं ना हम लोग, कंपैरेटिव एनालिसिस किया, कंपैरिजन किया, आपने कंपेयर किया सारे ऑल्टरनेटिव का, और उसके बाद जो आपके हिसाब से, आपकी परिस्थिति के हिसाब से, आपके प्रीमिसेस के हिसाब से, यानी कि जो आपके रिसोर्सेज के हिसाब से सबसे ज्यादा उपयुक्त लगा आपको, सबसे ज्यादा सही लगा आपको, आपने क्या किया, सेलेक्टिंग वन ऑफ देम, यानी ऑल्टरनेटिव्स में से एक ऑल्टरनेटिव को चुन लिया। जिस ही समय आपने एक को चुन लिया वो आपका क्या हो गया, वो आपका डिसीजन हो गया, ठीक है ना। अब आप उस काम को करेंगे, राइट? यहाँ तक Yes. क्लियर हुआ? अब मैं क्यों बोल रही थी कि ये और इलेबोरेट हो सकता था, अगर मैंने 6 या 7 पॉइंट दिया है तो ये 8 या 9 पॉइंट हो सकता था। मैं हो सकता है लिख देती कंपेयरिंग द ऑल्टरनेटिव्स और दूसरे बॉक्स में लिखती सेलेक्टिंग वन ऑफ देम, ये भी तो हो सकता था ना, लेकिन मैंने क्लब कर दिया दोनों पॉइंट को एक ही साथ। क्लियर? Yes, ma'am. तो ये भी हो सकता है। इसीलिए डोंट काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स, बस देखो कि ये सीक्वेंस में है कि नहीं है। अभी तुम लोगों ने मैगी बनाया हमारे क्लास में, तो मैगी बनाया तो सब ठीक है, लेकिन अगर तुम शुरू ही करते कि हम प्लेट में सर्व करते हैं, फिर पानी लेते हैं, फिर उबालते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है सीक्वेंस, राइट? आप स्टेप को क्लब कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस आपका सही होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। अगर स्टेप ऊपर नीचे हो गया तो गलत हो गया प्रोसेस, तब वो प्रोसेस सही नहीं होगा। लेकिन आपने अगर 2-3 स्टेप को एक साथ क्लब कर दिया तो कोई गलती नहीं है। समझ में आया? अब क्लियर हुआ कि मैंने क्यों ये सब तुम लोगों से करवाया, ताकि तुम समझ सको। ठीक है, मजाक नहीं कर रही थी मैं। हाँ, नहीं आता बनाने मैम, आगे बढ़िए, ऐसे नहीं होता है, कुछ तो आता होगा वही बताओ, राइट? अब हम लोग आगे बढ़ते, म्यूट कर लो कहीं से आवाज आ रही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कंपेयर किया सारे ऑल्टरनेटिव्स को, डिफरेंट जो ऑप्शंस थे उनको एनालाइज किया, और अब हमको आश्वस्त हो गए यही रास्ता सबसे अच्छा है, इसी रास्ता से काम करेंगे, यही काम करेंगे, ठीक है ना। यानी हम 25 शेयर्स ही लेते हैं, छोड़ो कौन ज्यादा लालच करे, क्यों हम किसी से उधार ले, या फिर नहीं बहुत फायदे का मामला ले लेते हैं ना, अपने फ्रेंड से थोड़ा सा मांग लेते हैं, उसको 1% इंटरेस्ट रेट से ले लेते हैं, समझ में आया, उसको भी दे देंगे जब ज्यादा पैसा कमाएंगे तब। जो भी आपने चुना वो आपका डिसीजन हो गया। अब आपने चुन लिया एक रास्ता, आपका एक फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी सेट है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तुमने क्या किया, यहाँ पे फाइनल प्लान ऑफ एक्शन बनाया है। समझ में आया? कब सेलेक्टिंग वन ऑफ देम मतलब क्या, यू फाइनलाइज योर एक्शन प्लान, एंड व्हाट नेक्स्ट, यू नाउ फॉर्मुलेटेड सपोर्टिव प्लान। सपोर्टिव प्लान का मतलब एक्शन प्लान तो ठीक है मुझे बता दे, लेकिन मैं छोटे छोटे प्लान बनाऊंगा ना। एक काम जो बड़ा सा काम है, अगर नीरज क्या नाम था, मैं नाम भूल गई, जो एथलीट है इस बार गोल्ड मेडल लाया है ओलंपिक में, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। अगर नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल लाना था तो उसने क्या एक दिन ऐसा भाला फेंका और उसको गोल्ड मेडल मिल गया, या वो एवरीडे कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करता होगा और एवरीडे उसने अपना थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाया होगा भाला फेंकने में, राइट और रॉन्ग, है राइट ना? मैम। तो राइट मैम। यस, तो ये सपोर्टिव प्लान हो कि आप रोज रोज कितना एक्सरसाइज करोगे, रोज रोज कितना टाइम डालोगे इस काम को करने के लिए, और आपको अपने फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने खाने पीने पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको आसपास के हाइजीनिक एनवायरनमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, और इतना देर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर के वो काम हो पाएगा, राइट? तो व्हाट यू डिड, आपने और छोटे 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 प्लान्स बनाए, जिसको आप थोड़ा थोड़ा करके पूरा करते जाओगे, तो आपका जो ये प्लान है वो 100% अकम्प्लिश हो जाएगा। ठीक है, एक किताब को 1 महीने में पढ़ना है तो एक ही बार में 1 महीना में हम खत्म कर देंगे, एक ही बार में हम खत्म हो जाएगा, एक सांस में नहीं, रोज 4-4 पन्ना पढ़ना होगा, ठीक है ना। यस, सपोर्टिव प्लान यानी कि एक बड़े प्लान को, एक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे टाइनी स्टेप्स हर इंडिविजुअल लेता है, वो उसका सपोर्टिव प्लान होता है, जिसके हेल्प से वो अपने बिग प्लान को अचीव कर पाता है। समझ में आया? Yes. कुछ क्वेश्चन है किसी के मन में तो पूछ लो। नहीं, ओके, है तो पूछो। नहीं, ओके। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स, अब यू आर रेडी विद ऑल योर प्लान, ऑल योर एक्टिविटी। अब एकदम आपका पूरा फुल प्लान तैयार है, आपका सपोर्टिव प्लान तैयार है, कौन क्या क्या करेंगे, डेली बेसिस पे कितना एफर्ट लगाना है इस काम को पूरा करने के लिए। अब क्या करना है, इम्प्लीमेंट द प्लान। फाइनली यू एंड अप विद परचेजिंग द शेयर, व्हाटएवर योर ऑब्जेक्टिव इज। ठीक है ना, आपने शेयर खरीद लिया। अब क्या करेंगे,
इम्प्लीमेंट तो कर दिया प्लान को, लेकिन छोड़ नहीं देंगे। शेयर खरीदने के बाद चेक करते रहेंगे रोज रोज कितना बड़ा, घट तो नहीं गया, अच्छा इतना बड़ा, अच्छा जैसा हाईएस्ट प्राइस अभी निकाल लेते हैं इसको। समझ में आया? अगर टाइम से जागते नहीं रहे, इम्प्लीमेंट तो कर दिया प्लान, लेकिन उसको क्रॉस चेक नहीं किया, उसको रिव्यू नहीं किया, उसको पीछे जाके देखा नहीं कि वो वैसा ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है जैसा मैंने खरीदते समय सोचा था, तो क्या होगा? हो सकता है कि आपका बहुत अच्छा प्लान जा रहा हो, बहुत ऊपर भी गया हो वो रेट, लेकिन जब आप चेक करें तो धम से नीचे आ गया, क्योंकि दूसरा लहर आ गया कोरोना का। समझ में आया? और आप फिर से रो रहे हैं कि अरे मेरा बहुत ज्यादा गिर गया, हाँ मुझे तो कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। इसीलिए कीप चेकिंग योर प्लान, जो आपने इम्प्लीमेंट किया उसको चेक करते रहो, टाइम टाइम पे देखते रहो, और फिर देखो कि वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ या नहीं। और जब आपको लगता है कि नहीं अभी मेरा इतना ही एक्सपेक्टेशन था, इतना ही रिटर्न आना था, आप विड्रॉ कर लो, है ना? आपको मिल गया सक्सेस, सक्सेसफुली यू मेड ए प्लान, यू एग्जीक्यूटेड ए प्लान। फॉलो अप रिव्यू करने से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि कहाँ डेविएशन हुआ। जो मैंने डिजायर्ड एक सोचा था कि मुझे इतना प्रॉफिट होगा, वो उतना हुआ, उससे ज्यादा हो गया, बहुत अच्छी बात है। उससे कम हो गया तो कहाँ पे कमी हो गई, कहाँ पे मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ा गया और मैं इतना नीचे रह गया, ये आपको हेल्प मिलेगा चेक करने में। इसीलिए समय समय पे रिव्यू करना और फॉलो अप करना जरूरी होता है। बिना फॉलो अप के अगर प्लान आप करते हैं और बनाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपका एंड रिजल्ट अच्छा होते हुए भी खराब हो सकता है, राइट? इसीलिए आपका ये सेमेस्टर एग्जाम लिया जाता है, आपका क्लास टेस्ट लिया जाता है, मार्क क्यों लिया जाता है, क्यों? ताकि आपको फाइनल एग्जाम के लिए एकदम रेडी किया जा सके, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव आता है तो आए, राइट? शॉर्ट नोट्स आता है तो आए, कुछ भारी क्वेश्चन आता है तो आए, क्योंकि इतनी बार मैम पूछ चुके हैं, सर पूछ चुके हैं कि नाउ वी आर रेडी विद दिस। समझ में आया? रिव्यू होता है इन सब आपके आपका जो ये क्लास टेस्ट होता है, ये आपके लिए एक रिव्यू का मौका होता है, आपको चेक करने का टाइम मौका मिलता है कि एक बार भाई चेक कर लो, मैम तो पढ़ा रही है लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। समझ में आया? या हमको और कितना मेहनत करना पड़ेगा, नंबर बहुत कम आया है, थोड़ा बहुत चोरी भी किए तब भी पास नहीं किए। समझ में आया? मैम रिजल्ट कब निकलेगा? अब रिजल्ट तो एक्चुअली सबने सब निकाल चुके हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग का प्लान था पीटीएम का, लेकिन इस कोरोना की वजह से वो टल गया है फिलहाल। तो देखते हैं अगर कि इसके बाद इलोंगेट होता है तो बता दिया जाएगा, नहीं तो मैम नहीं बताए ना रिजल्ट, कोई जरूरत नहीं है। रिजल्ट का बेकार रिजल्ट है। ठीक है, जिसको मालूम ही है उसको कोई बात नहीं, लेकिन जिसने मेहनत से लिखा है उसको तो जरूर वेट होगा, है ना, अपने रिजल्ट का। चलो अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स में। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं था प्लान में, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ प्लान में। ठीक है, अब मैं एक बात बता दूं कि प्लान जो है उसको हम हर चीज को किसी ना किसी बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, राइट? जैसे कि हम फूड हैबिट के बेसिस पे अगर देखो तो हम ह्यूमन बीइंग को डिवाइड करते हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वीगन्स, या फिर कुछ और भी, ठीक है ना, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, कैनिबल, जो भी है। ये क्या होता है? फूड हैबिट के बेस पे लोगों का डिवीजन होता है, क्लासिफिकेशन होता है। उसी तरह आपको क्लासिफिकेशन मिल जाएगा सेल के बेसिस पे, ए सेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, पढ़ा था ना बायोलॉजी में, अमीबा, पारामीशियम, हाइड्रा, उसके बाद धीरे धीरे तो कुछ ना कुछ बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का। प्लान को भी डिवाइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान को भी क्लासिफाई करने के डिफरेंट बेसिस होते हैं। ये हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा मुझे समझाना पड़ेगा, और वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर क्लास, ठीक है ना? सही मैम, अटेंडेंस सही है मैम। ठीक है, ओके मैम। मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, थोड़ी देर के लिए सब म्यूट रहना, मैं बोलूंगी यहाँ तो एक ही है, मतलब एक ही बैच है, बस 2 मिनट मुझे टाइम दे दो। और आपके मन में अगर कोई सवाल आता है तो तब तक तैयार करके रखिए, पूछ सकते हैं मुझसे अभी भी। ये दर्द करने लगता है। पानी यहाँ है ना? ओके स्टूडेंट्स,
आप लोग अपना रोल कल बोल सकते हैं अभी। 2 1 नहीं है क्लास में? 7 मैम। एक सेकेंड, ऐसे नहीं, मैं बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे तो होंगे ही, मैं आपको बता रही हूँ। 1 नहीं है, 2, yes ma'am 2 3, 4, Yes, ma'am. 4. 5, 6, Yes, ma'am. 6. 7, यस मैम 7। 8, 9, 10, 11, Yes, ma'am. 12. 11. Okay, 12, 13, 14, 15, Yes, ma'am. 16. Okay, 16, 17, 18, 19, 20. Yes, ma'am. 19, Yes, ma'am. 20, 21, 22. Present ma'am 21. Okay, 22, 23, 24, 25, 26, Yes ma'am 25. 26. 25 ma'am. हो गया 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 32. Okay, 33, 34, 35, 36, 37, Yes, ma'am. 37. 38, 38, 39. No, ma'am. 37. समझ में आ गया। 39, 40, 41. Yes, ma'am. 40. 41, 42, 42, 43, 44, 45, Yes, ma'am. 44. 45, 46, 47, 48, 48 present. okay, 49, 50, 51, 52, yes ma'am 51, 52, yes ma'am 53, 53, ma'am. 54, 55, Present, ma'am. 56, 55. okay, 56, Yes, ma'am. 57. मेरा कल अटेंडेंस Yes, बना ma'am. था। क्या नाम है तुम्हारा? गुलशन, विश्वास। हाँ, बना था ना। यू आर प्रेजेंट एवरी डे आई थिंक। विश्वास, यस, सब दिन बना हुआ है। कल 57, ओके 58, yes ma'am 57 58, 57 मैम हाँ हो गया 58, 59, 60, Yes, ma'am. 61, 60. okay done, 61, 62, 63, 64, यस मैम 63 65, 64, ma'am. हो Yes, गया ma'am. 63, 64, 64. 65, 66, यस 67, मैम 66 मैम okay, 67, 68, 68, yes ma'am 69, 70, 71, 72, 73, 74, 73, 74 okay, दोनों, 74 मैम okay, 75, मैम हो गया, मैं सुन ली 74 बोल रहे हो, मैम 54 बना दिया ना, गुम्फन का माइक ऑन नहीं हो रहा। बना दिया उसको, मैं देखती भी रहती हूँ। 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, हो गया। बना दिया सबका अटेंडेंस, आप लोग लीव कर Ma'am, सकते हैं। 64. क्या नाम है तुम्हारा? 64। कितनी बार मैंने तुम्हें Chan- उसी समय बोला था ना कि मैंने बना दिया, बोला था आपको कि बन गया है। बार बार कंफर्मेशन से थोड़ी होता है, मैंने बना दिया, एक बार आपने कहा तो बन ही जाएगा ना अटेंडेंस। ठीक है, हो गया अटेंडेंस। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। अभी दूसरा क्लास मुझे शुरू करना है, ठीक है। सबीना का बन गया है, ठीक है, उसको बोल देना, वो अभी तक हैंड रेज किया हुआ है उसका। ठीक है, थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम